गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे हाफ ईयरली असेसमेंट 2025-26 क्लास 12th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। मार्क्स 40 हैं और टाइम रहेगा 90 मिनट्स। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम सोल्व करेंगे MCQ। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको शामिल किया जाता है? राष्ट्रीय आय, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण और घ है वस्तु की कीमत का निर्धारण। सही ऑप्शन है घ, वस्तु की कीमत का निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलन बिंदु वह बिंदु है जिस पर मांग पूर्ति से अधिक है, मांग पूर्ति के बराबर है, मांग पूर्ति से कम है, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ख कि मांग और पूर्ति दोनों बराबर हैं। नेक्स्ट है, दीर्घकाल में सभी उत्पादन कारक क्या होते हैं? तो देखो बच्चों, दीर्घकाल में सभी उत्पादन के कारक परिवर्तनशील होते हैं। अब हम ऑप्शन देखते हैं। स्थिर होते हैं? नहीं। स्थिर नहीं होते हैं? हाँ, ये ठीक है। दोनों क और ख? नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा है बच्चों हमारा, निम्न में से कौन सा प्रतिस्थापन वस्तुओं का उदाहरण है? पेन और स्याही ये पूरक वस्तुएं हैं। कार और पेट्रोल ये भी पूरक वस्तुएं हैं। पेप्सी कोला और कोका कोला ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पेप्सी कोला और कोका कोला प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं, सब्स्टिट्यूट गुड हैं। इनमें से कोई ये नहीं आएगा, तो ग ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, निम्न में से कौन सी बाहरी बचतें हैं? तकनीकी बचतें, जोखिम संबंधी बचतें, प्रबंधकीय बचतें, सूचना संबंधी बचतें। हमारा सही ऑप्शन है सूचना संबंधी बचतें, क्योंकि भारी बचतें जो होती हैं उनको याद करने का आसान सा तरीका है केंद्रीयकरण की, विकेंद्रीयकरण की और सूचना संबंधी, ये तीन बचतें होती हैं। तो यहाँ पर सूचना संबंधी हमने जैसे ही देखा यहाँ पर ठीक का निशान लगा दिया। बाकी जो बचते हैं, तकनीकी बचतें, जोखिम संबंधी बचतें, प्रबंधकीय बचतें, ये सब आंतरिक बचतें हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी AC और ABC के बीच की दूरी घटेगी। यहाँ पर क्या आएगा? घटेगी। वो क्यों? क्योंकि देखो, इसको भी हम रेखा चित्र की सहायता से आपको समझाएंगे। बढ़ेगी ये गलत है, स्थिर रहेगी ये भी गलत है, घटेगी ये ठीक है, दोनों समांतर रहेंगी ये भी गलत है। अब ये देखिएगा कैसे, जैसे बच्चों ये AC है और ये है ABC। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाता है इनकी दोनों के बीच की दूरी घटती जाती है। ये ABC है और ये AC है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र शब्द भाषा से लिया गया। किस भाषा से लिया गया? ग्रीक भाषा से या लैटिन भाषा से? तो सीधी सी बात है, ग्रीक भाषा से ही लिया गया है। यहाँ पर ग्रीक भाषा आएगा। 8वां प्रश्न है, अति अल्पकाल में वस्तु की कीमत पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे बाजार कीमत कहते हैं। देखो हमारे पास दो ऑप्शन है, बाजार और सामान्य। तो बाजार कीमत बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बाजार कीमत यानी कि अति अल्पकाल समय की वह अवधि है जिसमें हम पूर्ति को नाम मात्र भी नहीं बढ़ा सकते। तो बाजार में जो भी कीमत निर्धारित होगी वो बाजार कीमत कहलाएगी। 9वां प्रश्न है हमारे पास बच्चों। 9वां प्रश्न क्या है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां बाजार की शक्तियों द्वारा शासित होती हैं लेकिन सरकार द्वारा विनियमित होती हैं? तो देखो बच्चों, इसमें दो विशेषताएं आ गई। एक तो बाजार कीमत, बाजार शक्तियां, जहां पर मांग और पूर्ति की शक्तियां एक दूसरे को काटेंगी वहां पर कीमत निर्धारित होगी। ऐसा होता है पूंजीवाद में, और सरकार का नियंत्रण होता है समाजवाद में। लेकिन यहाँ दोनों का मिश्रण है, तो ये कौन सी अर्थव्यवस्था होगी? ये होगी मिक्स्ड इकोनॉमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है वो, जिसमें मांग और पूर्ति की शक्तियां भी काम करती हैं, यानी कि बाजार शक्तियां भी काम करती हैं और सरकार का भी इंटरफेयर होता है, तो वो होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, निम्नलिखित प्रश्न 10 में दो कथन दिए गए हैं। अभी कथन A और तर्क R। कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। तो हमने अभी कथन पढ़ा, बजट रेखा के बाहर कोई भी बिंदु अप्राप्य संयोगों को प्रकट करता है। बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सही है। वो क्यों? क्योंकि देखो ये है बजट रेखा और इसके बाहर कोई भी बिंदु है वो अप्राप्य संयोग है, क्योंकि हमारी बजट रेखा हमारे बजट को दिखाती है। इसके बाहर का कोई भी बिंदु उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट है, संतुलन की स्थिति में तटस्था वक्र और कीमत रेखा एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। देखो बच्चों, संतुलन जहां होगा, संतुलन होगा तो ये है तटस्था वक्र
अनभिमान वक्र जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये अप्राप्य है, लेकिन संतुलन की स्थिति में तटस्थता वक्र और कीमत रेखा एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ये संतुलन की स्थिति दिखा दी। तो यहाँ पर हमने देखा ए ऑप्शन विकल्प हमारा है, ए और आर दोनों सत्य हैं, बिल्कुल सत्य हैं, दोनों ही ठीक है। तर्क आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा पॉइंट है ए और आर दोनों सत्य हैं, आर अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। देखो वैसे तो सही स्पष्टीकरण क्या होगा कि देखो ये जो बजट रेखा है ना, जितनी बजट रेखा है और समान संतुष्टि प्राप्त करता है तटस्थ वक्र पर, लेकिन ये बाहर है, इसके बारे में इसने कुछ नहीं वर्णन किया। इसने ये बताना चाहिए था कि भाई बजट से बाहर है, इसलिए उसको प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसका बजट रेखा उपभोक्ता कहाँ पर संतुष्टि प्राप्त करेगा, या तो बजट रेखा पर करेगा या उसके अंदर करेगा, बाहर नहीं करेगा। ये होना चाहिए था। तो मैं मेरे हिसाब से तो सही ऑप्शन 2 है। मैं इस दूसरे पर ही जाना पसंद करूँगी कि भाई ये इसकी सही, दोनों ठीक हैं, लेकिन सही स्पष्टीकरण ये होता कि बाहर जो भी संयोग है वो उसको इसलिए प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि बजट में नहीं है। और संतुष्टि कहाँ मिलेगी, या तो इस पर मिलेगी बजट रेखा के ऊपर या उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों 11वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा दीजिए। देखो बच्चों, रॉबिन्स ने 1932 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी। देखो बच्चों, अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा दीजिए, ये क्वेश्चन आ गया। तो सबसे पहले तो आप ये बताओगे कि किसने दी, रॉबिन्स ने दी। कब दी, 1932 में जो उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी ना, उसमें दी थी। तो पुस्तक का क्या नाम था, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ये था पुस्तक का नाम। कई बार खाली पुस्तक का नाम भी पूछा जा सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में, तो हमें वो भी याद रहना चाहिए। अब परिभाषा क्या थी, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले सीमित साधनों, क्योंकि साधनों के अनेक प्रयोग होते हैं, अनेक वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, और विदेशों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करती, ये है इसकी परिभाषा। फिर इसकी आलोचना हुई, जैसा कि सभी परिभाषाओं की आलोचना होती है। डर्बिन, फ्रेजर और एली ने इस परिभाषा की आलोचना की, और उनके अनुसार क्या था कि रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को केवल चुनाव या मूल्य निर्धारण का विषय बना दिया या शास्त्र बना दिया, और इसका मनुष्य के कल्याण और आर्थिक समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तो ये तो थी परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों 12वां प्रश्न क्या है, बजट रेखा को चित्र सहित परिभाषित कीजिए। देखो बच्चों, बजट रेखा वह रेखा जो दो वस्तुओं की उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है जिसे अपनी दी हुई आय और वस्तुओं की दी हुई कीमतों पर उपभोक्ता खरीद सकता है। देखो भाई, ये है बजट रेखा। इसको हम अलग से भी बना सकते हैं, ऐसे बनाएंगे, ये बजट रेखा है। ये बजट रेखा बिल्कुल सीधी रेखा होती है, ये बिल्कुल बजट रेखा है। इसको हम रब भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, ये बजट रेखा, तो बजट रेखा पर क्या है कि उपभोक्ता की आय दी गई है, ठीक है, और वस्तुओं की, ये दो वस्तुएं हैं, ये वाई एक्सिस पर वाई वस्तु है और यहाँ पर एक्स वस्तु है। तो दोनों वस्तुओं के संयोग दिए गए हैं, जैसे ये कीमतें दी गई हैं, और जो एक्स वस्तु है वो 2 रुपये की मान ले हिसाब से मानी गई है, और इसका कीमत मानी गई है 1 रुपया। तो ये हिसाब से हम देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये महंगी वस्तु है गुड एक्स, और वाई सस्ती है। तो इस प्रकार से दोनों वस्तुओं के संयोग दिखाए गए हैं, इसको बजट रेखा कहते हैं। ओके, तो आप इस तरह से बजट रेखा भी बना सकते हो, क्योंकि चित्र सहित परिभाषित करने के लिए बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित तालिका भरें। उत्पादन की इकाइयाँ दी गई हैं, टीसी दी गई है, और हमें क्या निकालना है, एएफसी और एमसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, जब टोटल कॉस्ट दी गई है ना, जो 0 इकाई की जो लागत होती है ना, जो कुछ भी उत्पादन ना करें फिर भी लागत होगी, वो होती है स्थिर लागत। तो हम सबसे पहले निकालेंगे एफसी। एफसी निकालने के लिए हमें क्या करेगा, 0 की भी 40 है तो वो इतनी ही रहेगी हमेशा, 0 की 40, और 1 की भी 40, 2 की भी 40, 3 की भी 40, 4 की भी 40, यानी कि 40-40 ये रहेगी। तो ये होगी स्थिर लागत, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दी है, ये देखिएगा एफसी। और एएफसी निकालेंगे तो एफसी को इकाइयों से भाग दे देंगे। 0 से भाग दिया 40, कुछ नहीं आया। 1 से भाग दिया 40, 2 से भाग दिया 20,
3 से भाग दिया 13.3 और 4 से भाग दिया तो 10। ये आ गई हमारी AFC, बिल्कुल आसान है। अब है MC कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान है MC निकालना, क्योंकि देखो MC का फार्मूला होता है TC ऑफ n माइनस TC ऑफ n माइनस 1, ये होता है। यानी कि पीछे वाले में से आगे वाला घटा दो। 4 इकाइयों की जो कुल लागत है ना, 3 इकाई की कुल लागत को 4 वाली में से घटा दो। 124 में से 97 गई तो कितना आ गया? 27। और 97 से 78 गया तो 19, और 78 में से 60 गया 18, और 60 में से 40 गया 20, और 40 में से 0 गई 40। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। बहुत ही आसान है ये, आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों 14वां। 14th प्रश्न क्या है? औसत आगम और सीमांत आगम की परिभाषा दी, इनमें क्या संबंध है? तो देखो, औसत आगम किसी वस्तु की बिक्री को से प्राप्त होने वाली प्रति इकाई आगम को औसत आगम कहते हैं। औसत आगम बराबर है कुल आगम बटे में कुल उत्पादन। ये हो गया औसत आगम का फार्मूला। अब है सीमांत आगम। उत्पादन की एक इकाई कम या अधिक बेचने से कुल आय में जो अंतर आता है उसे सीमांत आगम कहते हैं। अब इसका फार्मूला है MR इक्वल टू TR ऑफ n माइनस TR ऑफ n माइनस 1। अब इनका संबंध क्या है आपस में? तो देखो, यदि AR स्थिर है तब AR इज इक्वल टू MR होगा। यदि AR घट रहा है तब AR इज ग्रेटर देन MR होगा। देखिए, एक और तीसरा संबंध बताया कि MR नेगेटिव हो सकता है लेकिन AR कभी नहीं। यहाँ पर AR आएगा भाई, AR इसका यहाँ पर दिखाया गया है, देखिएगा, ये है AR और ये है MR। तो देखो, MR जो है ना, नेगेटिव भी है, 0 भी है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, लेकिन AR जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये इनका संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 15वां प्रश्न है, संतुलन कीमत क्या है और उसका निर्धारण कहाँ पर होता है? हम ये 15 प्रश्न ही करवाएंगे। उसके बाद 16वां 17वां प्रश्न हम इस वीडियो के पार्ट B में करवाएंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो होती जा रही है। तो देखो बच्चों, 15वां प्रश्न मैं करवा देती हूँ। संतुलन कीमत वह कीमत है जिस पर किसी वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर होती है। संतुलन कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जिस पर मांग और पूर्ति बराबर होती है। जैसा कि तालिका और रेखा चित्र की सहायता से दिखाया गया है। तालिका में कीमत दिखाई 5 और पूर्ति है 50, मांग है 10। जैसे जैसे कीमत घटेगी पूर्ति भी घटेगी। ये आप ध्यान रखना, कीमत का और पूर्ति का सीधा संबंध होता है। पूर्ति भी घट रही है। कीमत है 5, फिर है 4, 3, 2, 1, पूर्ति भी 50, 40, 30, 20, 10। लेकिन कीमत का और मांग का विपरीत संबंध होता है। जैसे जैसे कीमत घटेगी और पूर्ति मांग बढ़ेगी। जैसे जैसे कीमत 5 से 4 पर आई, मांग 10 से 20 पर, फिर 30, फिर 40, फिर 50, इनकी बढ़ रही है और कीमत घट रही है। इसको रेखा चित्र की सहायता से भी हम दिखा सकते हैं। ये देखो, संतुलन कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियाँ जहाँ एक दूसरे को काटती हैं वो एक संतुलन बिंदु है, और जिस कीमत पर काटती हैं वो संतुलन कीमत है। तो जैसा कि रेखा चित्र में दिखाया गया है। तो प्यारे बच्चों, इतना ही काफ़ी है। 16वां और 17वां इसके 4 प्रश्न हैं। जैसे 16वां प्रश्न हमारे पास है, वस्तु की मांग की कीमत लोच किसे कहते हैं, इसे प्रभावित करने वाले 4 तत्वों की व्याख्या करें। ये वीडियो के दूसरे भाग में दिखाएंगे। मांग में कमी और मांग में वृद्धि से क्या अभिप्राय है, मांग में वृद्धि के क्या कारण है, ये भी दूसरे भाग में हम दिखाएंगे। और अगला प्रश्न है, पूर्ति से क्या अभिप्राय है, पूर्ति के नियम की का तालिका और रेखा चित्र की सहायता से व्याख्या करें। ये 17वें प्रश्न का पार्ट B है, और जबकि 17वें प्रश्न का पार्ट जो है ना, पार्ट जो A है वो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। वो इससे पहले है कि पैमाने के प्रतिफल से क्या अभिप्राय है और उसके बारे में है। तो ये हम नेक्स्ट उसमें दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।